नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय। हिस्टोरी ऑफ क्राइम में आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसने सिर्फ भारत देश को नहीं अपितु पूरे विश्व को हिला के रख दिया था। घटना है 26/11/2008 की रात 9:30 बजे से जो तांडव शुरू हुआ। कई बार ऐसे लगता है कि कुछ घटनाएं ना हो, जिनका जिक्र ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी चोट दे रखी है कि जिन पे बात करना ज़रूरी है, जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। कैसे दहशतगर्दों की एक टोली, एक टीम कराची पाकिस्तान से निकलती है और सीधे तयशुदा मंजिल मुंबई में आके रुकती है। पहुंचने के बाद वहां सिर्फ उनका एक काम होता है, दहशत फैलाना। न बच्चे, न बूढ़े, न गर्भवती, न महिला, न जात, न धर्म, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ मारना होता है। अंधाधुंध फायरिंग और बेरोक टोक हत्या। ऐसी ही एक घटना और भी इससे पहले हो चुकी है, जिसमें जगह जगह बम ब्लास्ट हुए थे मुंबई में। तो इस घटना के बारे में पहले बात करते हैं कि 26/11/2008 से लेके लगातार तकरीबन 60 घंटों तक कैसे पूरी मुंबई दहशत के साए तरह जी रही थी। कितनी तकलीफ थी, कितनी मुश्किलें थी, सिस्टम में क्या लूप होल्स थे। हालांकि ये कहानी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, तो उसके बारे में फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। तकरीबन 9:30 बजे एक बोट आके, तकरीबन 8 साढ़े 8 के बीच एक बोट आके कोलाबा सी पोर्ट, या ये कह लीजिए मछुआरों की जगह है, कफ रोड के पास पूरा बाजार लगता है, वहां आके रुकती है। वहां से 10 दहशतगर्द 2-2 बैग के साथ जीन्स टी शर्ट में निकलते हैं। आनन फानन में रहते हैं, एक तरह का ड्रेस कोड होता है, चेहरे में डर सा होता है। वो जब कफ रोड बाजार से निकलते हैं, मछुआरे बाजार से निकलते हैं, तो कुछ लोगों से उनकी बहस भी होती है। शक के आधार पे कुछ लोग तत्काल 100 नंबर पे इन्फॉर्म भी करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस की उदासीनता, लापरवाही कहिए, या ये समझिए कि इस तरह के कॉल्स दिन में उन्हें बहुत सारे झेलने पड़ते हैं। प्रैंक कॉल कहिए, फेक कॉल कहिए। और 93 के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं था मुंबई में जिसकी वजह से सब उदासीन थे या नॉर्मल थे। तो एक ये सबसे बड़ी लापरवाही थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सका। ये कफ रोड मछली बाजार से निकलते हैं, 4 हिस्सों में बट के अलग अलग मंजिल की ओर निकल जाते हैं। फिलहाल जो केस फाइल है उसके हिसाब से ये 10 कभी भारत के आसपास भी नहीं फटके थे। फिर भी तयशुदा लोकेशन पे ये पहुंचते कैसे हैं, किस लेवल की इनकी ट्रेनिंग थी, कहाँ ट्रेनिंग दी गई थी, कि इनको जो बताया गया था, जिस लोकेशन में बताया गया था, उसी जगह ये अपने टाइम के हिसाब से पहुंचते हैं। तकरीबन 9:30 बज रहा था रात के, दिन बुधवार था। सीएसटी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में 2 लोग इनमें से दाखिल होते हैं, जिनमें से एक अजमल कसाब है, जो पूरी दुनिया इस नाम को जानती है, बाकी 9 तो गुमनाम हैं और ऐसे नाम शायद हम याद भी नहीं रखना चाहेंगे। तकरीबन 9:30 बजे
सीएसटी में अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है और फायरिंग इतनी लॉजिकल थी या ये कहिए इतनी सटीक थी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट और महज 15 मिनट में तकरीबन 52 से 53 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें हर उम्र हर तबके के लोग थे और जिन्होंने मुंबई घूमा है, जिन्हें सीएसटी पता है, उन्हें ये जानकारी भी होगी कि 9:30 एक ऐसा टाइम है जिस समय पे सभी लोग या तो ऑफिस से आते हैं या तो ऑफिस की तरफ जाते हैं और काफ़ी फेमस जगह भी है, समुद्र से ज़्यादा दूर भी नहीं है। पुलिस को खबर मिलती है तो पुलिस को लगता है कि शायद गैंग वॉर हो, आपसी रंजिश हो, उसकी वजह से कुछ हमला हो रहा होगा, इतनी बड़ी साजिश नहीं हो सकती। अब अचानक से इस तरह का कोई भी हमला हो तो आइडिया नहीं लगाया जा सकता, ये भी बात सही है। और इस तरह से किसी को आइडिया भी नहीं था कि AK-47 चल रही है। पूरे सीएसटी में मातम छा जाता है। सिविलियंस के साथ साथ सुरक्षा बल के सैनिक भी मारे जाते हैं क्योंकि शांति से पटा हुआ है मुंबई, तो इस तरह का जो विभत्स है किसी को अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता, कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जाता। 15 मिनट की दहशतगर्दी के बाद ये स्टेशन से बाहर निकलते हैं। कुछ चश्मदीद ये भी कहते हैं कि ये जब गोलियां चला रहे थे तो ये हंस रहे थे और हंसते हुए कुछ बुदबुदा रहे थे और ये गोलियां बरसाए जा रहे थे। कुछ देर बाद ये सीएसटी से निकलते हैं, बाहर भी हमला करते हैं। सीएसटी के आसपास एक रेलवे स्टेशन भी है, सॉरी पुलिस स्टेशन भी है, जहां पुलिस स्टेशन में मौजूद लोगों ने लाइट बंद कर दी जिसकी वजह से और आगे बढ़े। एक हॉस्पिटल भी है जहां भी लाइट बंद होने की वजह से, यानी लाइट प्रशासन ने वहां बंद कर दिया था, अस्पताल के जो भी कर्मचारी वगैरह थे तो वो भी सुरक्षित थे। ये वापस स्टेशन की तरफ आ जाते हैं। पूरा स्टेशन लाशों से पटा होता है। उसके बाद बाकी के जो लोग हैं, ये एक तरह का ये समझिए ध्यान भटकाया गया। वो अपने अपनी टारगेट पे, यानी होटल ताज, ओबराय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस में घुस चुके थे। अचानक चारों तरफ से गोलियों की बौछार और बम के धमाके वास्तव में उन टैक्सियों में हुए जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया था। उन टैक्सियों में या तो समझिए टाइम बम था या तो किसी तरह का एक ट्रिक बम था जो कुछ देर बाद फटने लगे थे, जिसमें सिविलियंस भी, ड्राइवर भी, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंच रहा था। इनके लगातार हमले अब पुलिस को समझ में आ चुके थे। कोशिश भी की गई लेकिन छोटी सी छोटी जो बारीकियां होती हैं वो ट्रेंड सेना ही या ट्रेंड बल ही कर सकती है। क्योंकि पुलिस के पास इतने सुसज्जित हथियार या अत्याधुनिक हथियार भी नहीं होते जो इतने बड़े लेवल पे सामना कर सके। लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस ने जितना हो सका वो वहां पे डटे रहे, कोशिश करते रहे। कब्जा हो चुका था। इन तीनों जगह के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते तो बता दें। ये पॉश इलाके हैं, पॉश होटल हैं। होटल ताज में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नामी गिरामी हस्तियां भी थीं, कुछ सांसद भी थे वहाँ पे, कुछ मिनिस्टर भी थे जो शायद किसी मीटिंग की वजह से वहाँ पे पहुंचे थे। अब इन होटलों में या मुंबई में इस तरह से घुसना और हाईजैक कर लेना, कब्जा कर लेना, जाहिर सी बात है प्री प्लानिंग रही होगी, कहीं ना कहीं लूपहोल रहे होंगे।
एक नाम है डेविड हेडली, जिसने कुछ महीने पहले मुंबई का टूर किया था और उसने जगह जगह की फोटोज, सुरक्षा कितनी है, कहाँ घुसा जा सकता है, इवन ये जो होटल्स हैं ताज, ओबराय और नरीमन हाउस, इन पे भी बाकायदे रेकी की थी, इनके मैप निकाले थे, कहाँ मेन गेट है, कहाँ एग्जिट गेट है, कहाँ फायर गेट है, कितने रूम हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्दों को आसानी हुई थी घुसने में। अब मुंबई के पास मरीन गार्ड थे जो इस लेवल पे तैयार थे नहीं, क्योंकि 93 की घटना को लगभग 14 साल हो गया था, कोई घटना हुई नहीं इस बीच, तो इतना ज़्यादा एक्टिव किसी भी बल को रखा नहीं गया। और सबसे बड़ा नुकसान 2008 तक एनएसजी का सिर्फ एक ही केंद्र था, एक ही गढ़ था, वह दिल्ली से नज़दीक मानेसर। महाराष्ट्र सरकार ने जब आग्रह किया कि भाई हमें एनएसजी दो, हमारे यहाँ आतंकी हमला हो चुका है, हम उससे निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कहाँ मानेसर, कहाँ मुंबई, वहाँ भी ट्रूप्स को बुलाना, क्रू को तैयार करना, और लास्ट में जब पता चले कि जो प्लेन है जिसे इन्हें लिफ्ट करना है वो प्लेन चंडीगढ़ में है, आनंद फानन में पता चलता है पालनपुर एयरपोर्ट के पास एक प्लेन है, लेकिन उसमें शायद 120 लोगों ही ले जाया जा सकता है। समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी मुंबई की, दहशतगर्दी कम नहीं हो रही थी, गोलियों की तड़तड़ाहट लगातार चारों ओर से सुनाई दे रही थी, कई जाबाज एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मारे जा चुके थे, कई ऐसे कैफे थे जहां घुस के इन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, वहां कब्जा किया, कुछ विदेशी मेहमान भी इसके शिकार हुए। आज तकरीबन 13-14 साल हो गया है, फिर भी ये ऐसी चोट है जिसपे विचार होना चाहिए, जिससे सीख लेके सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। बिना विभीषण लंका में एंट्री नहीं मिल सकती, ये सभी को पता है। समझिए 152 तकरीबन मारे गए थे, 300 से ज़्यादा लोग घायल थे, और घायल का मतलब यहाँ ये नहीं था कि हल्की फुल्की चोटें हैं, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की आंख, समझिए जीवन भर बैसाखी या व्हील चेयर में। उन लोगों का सोचिए जिन्होंने एक झटके में अपने आप को अनाथ महसूस किया, या जिनके करीबी चले गए। इस घटना ने पूरे विश्व की एक मानवता को या एक मानवता की सोच रखने वालों को झकझोर के रख दिया था। 60 घंटे कैसे मुंबई डर के साए में जी रही थी, कैसे दहशतगर्दी का शिकार थी, ये शायद 15-20 मिनट में घटना की थोड़ी मोड़ी जानकारी आप ले सकेंगे, लेकिन 60 घंटे, यहाँ एक कांटा भी चुभ जाता है तो 2 मिनट नहीं रह जाता। पूरा मुंबई 60 घंटे कैसे दहशतगर्दी में था, कैसे डर के साए में था, कैसे लगातार लाशें गिर रही थी, लोग घायल हो रहे थे, ताज को ताज पे ही शिकार किया गया, कैसे देश की आर्थिक स्थिति को डामाडोल किया गया। अब इसमें 60 घंटे बाद 10 में से 9 आतंकवादी मारे जाते हैं। अजमल कसाब, जिसका हम लोग नाम जानते हैं, वही पकड़ा जाता है, उस पर ट्रायल होता है,
ये केस फाइल उसी के बयान के आधार पे है। पूरा ट्रायल के बाद उसको फांसी दे दी जाती है। इस ट्रायल के दौरान ये जो सच्चाई सामने आई थी, जिसमें दो चीज बेहद ही महत्वपूर्ण थी। पहली थी, ये 10 के 10 वो लोग थे जो घर से भागे हुए थे, जिन्हें पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था, जिन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सामाजिक अवहेलना थी, या इन्हें ये कह सकते हैं कि ये जुर्म में पहले भी शामिल थे। लश्कर-ए-तैयबा के ये 10 के 10 आतंकवादी थे। सोचिए कैसे ये पाकिस्तान की समुद्री सीमा को पार करते हुए भारत की समुद्री सीमा में दाखिल होते हैं। वहां एक भारतीय बोट को कब्जे में लेते हैं, बेरोक-टोक मुंबई पहुंचते हैं पोरबंदर के रास्ते। तो इन सब में एक लंबा वक्त लगता है, लेकिन क्या किसी की नजर नहीं पड़ी? बेरोक-टोक ये पहुंच गए, जबकि जिन हथियारों का या जिन मटेरियल्स का प्रयोग हुआ था 93 के धमाके में, वो भी मुंबई के रास्ते ही आए थे। हालांकि कुछ चीजें हैं जो समझ से परे हैं और कुछ चीजें हैं जो समझ में आती हैं। फिर कभी कई भाग में इसके एक एक हिस्से में प्रकाश डालेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सावधान रहें, सतर्क रहें और हंसते खेलते मस्त रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।